हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे जा रहे होंगे। आपके कमेंट भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम अच्छे ही जा रहे हैं। तो आज फिर हम इसी सीरीज़ में MPSE 008 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका ये एग्ज़ाम भी अच्छा जाए। तो इसमें हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलती हूँ ना फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक, वो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो सेम आ गए, बाय चांस सारे क्वेश्चन सेम आ गए, सेम सीरीज़ में आ गए MPSE 005 के, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के बने रहने के कारणों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है, दो क्वेश्चन ज्वाइंट करके भी आ सकते हैं, क्षेत्र विवाद और जल विवाद के बारे में ऐसे। तो उसको थोड़ा सा आप जिस तरीके से क्वेश्चन घूम के आए अपने आंसर को भी वैसे ही दे देना, बस आपको उस विषय की जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे इसके बारे में कि भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद अक्सर देखने को मिलते हैं ना। सुना होगा आपने, कावेरी विवाद सुना है, कृष्णा विवाद सुना है, रावी ब्यास विवाद सुना है आदि। ये विवाद लगातार बने रहते हैं। इसके बने रहने के कारण क्या क्या है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। तो मेरे को कई स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि ओनली रीड है। देखो, मैंने इसमें पूरा आंसर नहीं लिखा होता है ना, अपने क्वेश्चंस के आंसर में मैंने आपके मेन पॉइंट लिखे होते हैं, और वो भी इतनी इजी लैंग्वेज में कि मैं बोलूँ तो शायद बच्चा भी समझ जाए, इतनी इजी लैंग्वेज में। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। अगर कोई वर्ड ऐसा आता है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैं उसको वैसे ही उस वर्ड में को वैसे रीड नहीं करती हूँ, मैं उस वर्ड को चेंज कर देती हूँ और इजी लैंग्वेज में, है ना। और फिर अगर मुझे कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो ध्यान से समझना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको कोई भी ऐसे कमी लगती है और आप जब बताते हैं तो मुझे फील होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इन लोगों को समझ में नहीं आया, तो मेरी मेहनत खराब ही हो जाती है। देखो, नदियाँ ना कई राज्यों से बहती है मानते हैं, हाँ। तो एक ही नदी अब कई राज्यों से होकर जाएगी तो नदी कैसे आती है, ऊपर से नीचे की ओर आती है ना। तो ऊपर जो राज्य होंगे जहाँ से नदी आती है वो पानी ज़्यादा लेंगे, ऑफकोर्स ज़्यादा ही ले लेंगे। और जो नीचे राज्य होंगे जहाँ पे पानी कम आता है उन फिर लड़ाई होने लग जाती है कि तुमने ज़्यादा पानी ले लिया, हमें कम पानी मिला। तो ये भी है कि नदियाँ कई राज्यों में बहती है, ये कारण है। दूसरा, अब क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है तो पानी की ज़रूरत भी बढ़ गई है ना। अब इतने सारे उद्योग लग गए हैं तो हर कारखानों में भी पानी की ज़रूरत है, घरों में भी पानी की ज़रूरत है। तो क्या है, जनसंख्या बढ़ गई तो खेतों में भी सिंचाई के लिए पानी चाहिए, कारखानों में भी पानी चाहिए। पानी कम होने पर क्या हो जाता है, फिर राज्यों में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अब राजनीतिक कारण क्या है, नेता वोट पाने के लिए पानी का मुद्दा उठाते हैं, झगड़े को जल्दी सुलझाने की कोशिश नहीं करते। क्यों कोशिश नहीं करते भाई? देखो, अगर वो झगड़े को, पानी के विवाद को जल्दी से सुलटा देंगे, जल्दी सॉल्व कर देंगे, तो फिर वो वोट कैसे पाएंगे? ये तो उनके लिए एक मुद्दा है जिसको वो हर बार उठाते हैं, तो कई बार घसीटने के बाद जाके कहीं इसका सॉल्यूशन निकल पाता है, क्योंकि वो निकालना ही नहीं चाहते, बिकॉज ऑफ वोट बैंक। कानून और नियम कमजोर हैं, पानी बांटने के लिए कोई साफ नियम बनाए नहीं हुए, कोर्ट और ट्रिब्यूनल का फैसला आने में बहुत टाइम लगता है। आपको पता है कितने कितने केस पेंडिंग रहते हैं, तो वैसे ही, और डेट इतने दूर दूर देर देर की मिलती है, ये पेंडिंग चलता रहता है। कई बार फैसला आने तक हालात बदल जाते हैं और झगड़ा फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि टाइम के साथ ज़रूरतें भी बदलती है ना। फिर क्या होता है, जब जिस टाइम पे ये केस हुआ होता है कोई भी, उस टाइम पे जो मुद्दा होता है वो इतना टाइम ले लेता है सुलटने में कि अगली बार का एक नया ही मुद्दा शुरू हो जाता है, तो झगड़ा एज इट इज़ बना रहता है। फिर है बारिश का कम ज़्यादा होना। अब बारिश जरूर हर बार सेम तो आती नहीं है, कभी कम आ जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है। तो जब बारिश कम होती है तो पानी भी कम हो जाता है नदियों में, बारिश ज़्यादा होती है तो पानी का स्तर भी बढ़ जाता है।
लेकिन क्या होता है, जब बारिश कम होती है, पानी नीचे वाले राज्यों में कम हो जाता है, तो उनको लगता है कि जो ऊपर वाले राज्य हैं वो कहीं ना कहीं पानी रोक रहे हैं, और उनमें फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। आपसी भरोसे की भी कमी है, राज्य एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। नीचे का राज्य सोचता है कि ऊपर वाला राज्य पानी रोक रहा है, अब चाहे कारण बेशक से बारिश का कम होना हो। मान लो उन्होंने तो जो कर रखा था वही कर रखा है, लेकिन पहले पानी ज्यादा स्तर पे आ रहा था, तो नीचे वाले राज्यों में थोड़ा सा ठीक था, वैसे कम था लेकिन ठीक था। पर बारिश और कम हो गई तो पानी और कम हो जाता है। पुराने समझौते अब ठीक नहीं है। कई साल पहले हुए पानी के समझौते अब काम के नहीं रहे। नए समझौते बनने में राज्यों का में झगड़ा होता है ना। वो बोलते हैं कुछ, वो समझते हैं कुछ, और बात होती है कुछ। अब इस निष्कर्ष में लिखेंगे कि अंतर्राज्यीय जल विवाद इसलिए बने रहते हैं क्योंकि एक तो नदियां कई राज्यों में बहती हैं, फिर पानी की मांग भी बढ़ गई है, राजनीति का दखल भी रहता है वोट बैंक के लिए, नियम कमजोर हैं, और जो फैसले हैं कोर्ट के वो बहुत देरी से आते हैं, बारिश कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, राज्यों का राज्यों पे भरोसा ही नहीं है, और पुराने नियम अब काम के रहे नहीं है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज है, इससे इजी लैंग्वेज में तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बता पाएगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय विवादों के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अभी जो हमने जल विवाद पढ़ा वो भी अंतर्राज्यीय विवाद में ही आता है। तो क्या है अंतर्राज्यीय विवादों का स्वरूप, किस तरह के होते हैं वो? जैसे जल विवाद, वाटर डिस्प्यूट्स, अभी हमने पढ़ा कि राज्यों के बीच नदियों का पानी बांटने को लेकर विवाद होता है। ऊपर के राज्य पानी ज्यादा रोक लेते हैं और नीचे के राज्यों को पानी कम मिलता है। उदाहरण के लिए कावेरी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच था ना। फिर कृष्णा नदी विवाद, रावी ब्यास विवाद, अभी हमने ऊपर पढ़ा। फिर सीमा विवाद भी होता है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी होते हैं। राज्य की जो सीमाएं है ना, बॉर्डर, उनको लेके भी झगड़े होते हैं। एक राज्य का दावा होता है कि कुछ क्षेत्र उसका है, दूसरे राज्य का दावा होता है कि ये क्षेत्र उसका है। उदाहरण महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद है बेलगांव क्षेत्र को लेकर। असम और मिजोरम के बीच भी विवाद है। महाराष्ट्र बोलता है मेरा है बेलगांव, कर्नाटक बोलता है मेरा है ये क्षेत्र। फिर भाषाई विवाद भी होता है, लैंग्वेज डिस्प्यूट्स, भाषा को लेकर भी राज्यों में मतभेद होते हैं। किसी राज्य में क्षेत्रीय भाषा को लेकर केंद्र और दूसरे राज्यों से विवाद हो सकता है। उदाहरण तमिलनाडु में हिंदी विरोध, महाराष्ट्र कर्नाटक में मराठी और कन्नड़ भाषा का विवाद, है ना। महाराष्ट्र का तो बहुत ज़्यादा ही सुना है, आपने सुना होगा ना। मराठी जिसको आती है ठीक है, और अभी अभी न्यूज़ में भी बना हुआ है कि अजान को लेकर बात चल रही थी ना कि अजान मराठी भाषा में होनी चाहिए। वित्तीय विवाद, फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स, राज्यों को केंद्र से मिलने वाले धन के वितरण में असंतोष होता है। कुछ राज्य ज्यादा हिस्सा चाहते हैं, कुछ राज्यों को लगता है कि उन्हें कम दिया जा रहा है। भारत में अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान कैसे सुलझाया जाए इनको? संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अनुच्छेद 262, इसमें क्या है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए संसद कानून बना सकती है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधे केस नहीं डाला जा सकता। फिर अनुच्छेद 263, अंतर्राज्यीय परिषद बनाई जा सकती है जो राज्यों में सहयोग और विवाद निपटाने में मदद करती है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, संसद ने यह कानून बनाया ताकि जल विवादों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण बनाया जा सके। उदाहरण कावेरी ट्रिब्यूनल, कृष्णा ट्रिब्यूनल, कावेरी ट्रिब्यूनल, कृष्णा ट्रिब्यूनल आदि। ट्रिब्यूनल राज्यों की दलीलें सुनकर निर्णय देता है। पहले राज्यों की बातों को सुनता है, समझता है, उसके बाद कोई भी निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाधान, संविधान का अनुच्छेद 131 के तहत यदि राज्यों के बीच अन्य विवाद होता है जैसे सीमा विवाद, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुनवाई कर सकता है और निर्णय दे सकता है। फिर
केंद्र सरकार की मध्यस्थता और बातचीत। केंद्र सरकार मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक करवाकर विवाद को सुलझाने की कोशिश करती है। राज्यों के बीच वार्ता करवाती है, बातचीत करवाकर भी समझौता करवाती है। केंद्रीय जल आयोग CWC और अन्य संस्थाओं की मदद से बातचीत के जरिए क्या होता है, समाधान ढूंढा जाता है। अंतर्राज्य परिषद की बात करें, इंटरस्टेट काउंसिल, तो राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनाई जाती है ये। इसके माध्यम से क्या करते हैं, राज्यों में मतभेद दूर करके विवादों का समाधान किया जाता है। इसके अंतर्गत इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि भारत में अंतर्राज्यीय विवादों में मुख्यतः जल, सीमा, भाषा और वित्तीय विवाद होते हैं। इन विवादों को सुलझाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 262 और 263 हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 है, सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र की मध्यस्थता है और अंतर्राज्यीय परिषद जैसे माध्यमों के समाधान निकालने की कोशिश की जा सकती है। इन विवादों को सुलझाना जरूरी है ताकि राज्यों के बीच सहयोग बढ़ सके और राष्ट्रीय एकता बनी रहे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। इसमें बताएंगे कौन होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। कोई भी ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसकी भाषा एक राज्य की बहुसंख्यक भाषा नहीं होती, उसे भाषाई अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और अन्य भाषाएं कम, है ना। तो उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में हिंदी या गुजराती बोलने वाले लोग क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम है। कर्नाटक में तमिल या तेलुगु बोलने वालों की संख्या कम है और पंजाब में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति क्यों होती है? वे अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए राजनीति में सक्रिय होते हैं। उन्हें डर रहता है कि उनकी भाषा खो जाएगी या उनके बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई नहीं मिलेगी। वे चाहते हैं कि उनके लिए सरकारी सुविधाओं में उनकी भाषा का सम्मान हो, उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति की विशेषता क्या है? भाषा और पहचान को बचाने की कोशिश। अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए संगठन बनाते हैं, रैलियां निकालते हैं ताकि उनकी भाषा संरक्षित रह सके। वे अपने त्योहार और संस्कृति कार्यक्रम कराते हैं ताकि उनकी पहचान बनी रहे। भाषा आधारित अधिकारों की मांग की बात करें तो वे चाहते हैं कि स्कूलों में उनके बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। वे चाहते हैं कि उनकी भाषा में सरकारी कागज़ हो, फॉर्म हो, सूचना आदि उपलब्ध हो उनकी भी भाषा में। राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना। भाषाई अल्पसंख्यक अपने वोट के दम पर राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं। नेता उनके मुद्दों पर ध्यान देते हैं ताकि चुनाव में उनका समर्थन मिल सके और उनके मुद्दों को उठाते भी हैं। सोल्व करते हैं कि नहीं वो बाद की बात है, क्योंकि ये राजनीति है। क्षेत्रीय पार्टियों का उभरना। कई बार भाषाई अल्पसंख्यक अपने हक के लिए क्षेत्रीय पार्टी बना लेते हैं। ये पार्टियां भाषा और संस्कृति के मुद्दों को उठाकर राजनीति में सक्रिय रहती हैं। संविधान में मिले अधिकारों का उपयोग। संविधान में धारा 350A और 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। भाषाई अल्पसंख्यक इन प्रावधानों का इस्तेमाल कर सरकार से अपने हक मांगते हैं। राज्य के पुनर्गठन में भूमिका। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कई बार भाषा के आधार पर हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का बनना। भाषाई अल्पसंख्यक भी कभी कभी अलग क्षेत्र या जिला बनाने की मांग करते हैं ताकि उनकी भाषा और संस्कृति सुरक्षित रह सके। शिक्षा में मातृभाषा पर जोर। वे मांग करते हैं कि कम से कम प्राथमिक स्तर पर उनकी भाषा में पढ़ाई हो ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अपनी भाषा भूले ना। इसके लिए वे सरकार पर दबाव डालते हैं। मीडिया और साहित्य के माध्यम से भाषा को बचाना। वे चाहते हैं कि टीवी, अखबार, रेडियो में उनकी भाषा में कार्यक्रम हो।
इससे क्या होगा, जो लोग वह भाषा जानते होंगे वो वही टीवी चैनल देखेंगे, अखबार मंगाएंगे अपने घर, रेडियो में वो कार्यक्रम सुनेंगे, है ना। इससे क्या होगा, उनकी भाषा जो है उनका उसका प्रचार प्रसार होगा। वे भाषा में प्रचार के लिए साहित्य सम्मेलन करते हैं। उस भाषा के प्रचार के लिए क्या करते हैं, साहित्य सम्मेलन, जिसमें कवि आते हैं जो उनकी भाषा में बुक लिखते हैं, लेखक आते हैं, नाट्य मंचन होते हैं, नाटक कार्यक्रम आदि कराते हैं। इससे उसका प्रचार प्रसार होता है। बात करें इसके परिणामों की तो सकारात्मक प्रभाव में लिखेंगे, भाषाई विविधता और संस्कृति की इससे रक्षा होती है। लोकतंत्र में विभिन्न भाषाओं को महत्व मिलता है ना, और क्षेत्रीय अस्मिता यानी कि पहचान बनी रहती है। जब क्या होता है, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है और लोकतंत्र की कहीं ना कहीं रक्षा होती है। नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो कभी कभी भाषा के नाम पर अलगाव की भावना आ सकती है। क्षेत्रीय या राष्ट्रीय हित में टकराव भी उत्पन्न हो सकता है और राज्य में संघर्ष या असहमति की स्थिति भी बन सकती है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि भारत में जो भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति है ना, उसकी मुख्य विशेषता है कि अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करते हैं, मातृभाषा में शिक्षा और सरकारी सुविधाएं पाना चाहते हैं, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना और राजनीतिक शक्तियां प्राप्त करना ताकि उनकी पहचान और उनकी भाषा संरक्षित रह सके। संविधान में मिले अधिकारों का प्रयोग कर अपने हक की मांग करते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों और संगठनों के माध्यम से अपनी आवाज उठाते हैं। इस प्रकार भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति भारतीय लोकतंत्र में भाषाई और संस्कृति विविधता को बनाए रखने में मदद करती है, पर इसके कारण कई बार क्या होता है, राज्य और केंद्र के बीच तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद चुनावी सुधारों में विभिन्न प्रयासों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें लिखेंगे इंट्रो में कि भारत में स्वतंत्रता के बाद क्या है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव प्रणाली में सुधार की जरूरत महसूस हुई। इसलिए क्या हुआ, समय समय पर सरकार, चुनाव आयोग और विभिन्न समितियों ने सुधार के प्रयास किए ताकि क्या हो, जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और स्वतंत्र रहकर हो सके, किसी के दबाव में ना हो। चुनावी सुधारों के प्रयास, इसमें मुख्य बिंदु है कि कानूनी सुधार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चुनाव प्रक्रिया, योग्यता अयोग्यता, निर्वाचन अपराध और चुनाव याचिकाओं को नियंत्रित करता है। ये समय समय पर इसमें संशोधन कर सुधार लाए गए। 1956 में मतदान पेटियों की सील और सुरक्षा में सुधार किए गए। 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई ताकि युवा मतदाताओं को मतदान का अवसर मिले। अनिवार्य मतदान सूची का संधारण, हर 5 साल पर पुनरीक्षण और मतदाता सूची में नाम जोड़ने व सुधार की व्यवस्था करने के लिए। तकनीकी सुधार की बात करें तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग होने लगा। 1998 से ईवीएम का उपयोग शुरू हुआ ताकि चुनाव प्रक्रिया तेज, सटीक और पारदर्शी बने। बैलेट पेपर की जगह लेने से धोखेबाजी में कमी आई। VVPAT, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, 2013 से इसे लागू किया गया ताकि मतदाता देख सके कि उनका वोट सही उम्मीदवार को गया है कि नहीं। वित्तीय सुधार, वो क्या है, वो देखा होगा ना, जब वोट देते हैं तो साइड से एक पर्ची कटती है, वही। वित्तीय सुधार, चुनाव खर्च की सीमा, उम्मीदवारों के खर्च पर सीमा तय की गई ताकि पैसों का जो दुरुपयोग होता था ना अपने प्रचार प्रसार में, उसको रोका जा सके। काले धन पर रोक के प्रयास किए गए, यानी कि नगद दान की सीमा घटाई गई और राजनीतिक दलों को अपने चंदे का हिसाब सार्वजनिक करने की शर्त भी रखी गई।
चुनाव आयोग की सशक्त भूमिका। चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है जो चुनाव की निगरानी करता है। आदर्श आचार संहिता लागू कर निष्पक्ष चुनाव कराता है। समय समय पर राज्यों में चुनाव कराना और उपचुनाव कराना इसकी जिम्मेदारी है। समितियों द्वारा सुधार के सुझाव। सिंधिया समिति 1974 में बनी थी। किस लिए? चुनाव सुधारों पर इसने क्या किया था? सुझाव दिए थे। फिर गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में, जो चुनाव का खर्च जो होता है ना, उसकी पारदर्शिता बढ़ाने का सुझाव दिया था। फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में, इसने क्या किया? राज्य द्वारा चुनावी फंडिंग और पारदर्शिता का सुझाव दिया। लो कमीशन की रिपोर्ट 1999 और 2015 पर क्या हुआ? आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों पर रोक लगाने और चुनाव प्रणाली सुधारने के सुझाव दिए गए। ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड आपराधिक रहा है उनको चुनाव ना लड़ना दिया जाए, ऐसा। अब अन्य सुधारों की बात करते हैं। नोटा, नोन ऑफ द अबव, 2013 से लागू, जिससे मतदाता किसी भी उम्मीदवार को न चुनने का विकल्प चुन सकते हैं ना। नोटा बीच में बहुत फेमस हुआ था। कोई उम्मीदवार अच्छा ना लगे, नोटा दबा दो। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की जानकारी देना जरूरी है। अगर आप अपनी पार्टी से कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर रहे हो जिसका बैकग्राउंड या जिस पे कोई केस रहा हो आपराधिक, तो आपको उसकी सूची देनी पड़ेगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाना और दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, ये सुधारों में शामिल थे। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में चुनावी सुधारों के प्रयास का उद्देश्य चुनाव प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाना रहा है। इसके लिए कानूनी, तकनीकी और वित्तीय सुधार किए गए। चुनाव आयोग को सशक्त बनाया गया और कई समितियों ने समय समय पर सुझाव दिए। फिर भी अभी भी काले धन, चुनाव में हिंसा और आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की समस्याएं बनी हुई है, जिन्हें दूर करने के लिए आगे और सुधार की जरूरत है। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से आपको। अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1980 के बाद राज्य की दलीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, उसके बारे में बताना है। तो 1980 के बाद भारत में राज्य स्तर पर राजनीति में बड़ा बदलाव आया। पहले राज्यों में राष्ट्रीय पार्टियां जैसे कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन 1980 के बाद राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दल मजबूत हुए और राज्य की राजनीति में इनकी भूमिका बढ़ गई। 1980 के बाद राज्य की दलीय व्यवस्था में आए बदलाव क्या क्या आए? क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, यानी कि 1980 के बाद राज्यों में क्षेत्रीय मुद्दों और पहचान की राजनीति के कारण क्या हो गया? क्षेत्रीय दल मजबूत हुए। उदाहरण के लिए देखिए तो तमिलनाडु में DMK और AIDMK, पंजाब में अकाली दल बना, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनी, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा, बिहार में RJD और JDU। ये दल राज्य के स्थानीय मुद्दों, भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय अस्मिता के आधार पर चुनाव जीतने लगे। गठबंधन और राजनीति का बढ़ना। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण क्या हुआ? राज्यों में गठबंधन सरकारें बनने लगी। छोटे दल और निर्दलीय विधायक भी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। कांग्रेस पार्टी का प्रभाव कम होना। 1980 के बाद धीरे धीरे राज्यों में कांग्रेस का दबदबा कम हुआ। अन्य दलों और क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को कई राज्यों में सत्ता से बाहर कर दिया। जाति और धर्म आधारित राजनीति का प्रभाव। राज्यों में दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आदिवासी आदि की राजनीति का महत्व बढ़ा। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जातीय समीकरणों के आधार पर पार्टियों ने समर्थन प्राप्त किया, जैसे सपा ने यादव का, बसपा ने दलितों का। राष्ट्रीय दलों की रणनीति में बदलाव। क्या? भाजपा जैसे राष्ट्रीय दलों ने भी राज्य स्तर पर स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया। राज्यों में अलग अलग रणनीति के साथ चुनाव लड़े जाने लगे। क्षेत्रीय मुद्दों और अस्मिता की राजनीति। भाषा, क्षेत्रीय संस्कृति विकास के क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित राजनीति का महत्व बढ़ा। उदाहरण के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा दार्जिलिंग में
अलग राज्य की मांग करने लगा और तेलंगाना आंदोलन तो आपने देखा ही है। राज्य में चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ़ना। पहले जहां एक पार्टी लंबे समय तक शासन करती थी, अब बार बार सत्ता परिवर्तन होने लगे। एक पार्टी काम नहीं करती तो दूसरी पार्टी को मौका दो, दूसरी नहीं तो तीसरी पार्टी को मौका दो। इससे क्या हुआ, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और जनता की भूमिका बढ़ गई। इसके परिणाम क्या हुए, राज्यों में स्थानीय मुद्दों का महत्व मिलने लगा। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और भागीदारी बढ़ी। कभी कभी गठबंधन सरकारों के कारण राजनीतिक अस्थिरता भी रही। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि 1980 के बाद भारत की राज्य स्तरीय दलीय व्यवस्था में मुख्य बदलाव ये रहा कि क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, है ना, अभी पढ़ा था ना। गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ क्योंकि क्षेत्रीय दल उभरने लगे। जातीय और धार्मिक राजनीति ने असर डाला। राज्यों में चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ़ी। क्षेत्रीय मुद्दों और अस्मिता को राजनीति में महत्व मिला। इस प्रकार 1980 के बाद राज्य की दलीय व्यवस्था में आए बदलाव ने भारतीय लोकतंत्र में राज्य की राजनीति को अधिक जीवंत और जनता की भागीदारी को मजबूत किया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। 1970 के अगला क्वेश्चन हमारा 1970 के दशक में जो राज्य की राजनीति का स्वरूप था उसके बारे में बताएंगे। तो कैसा था 1980 का दशक, राज्यों की राजनीति में बदलाव का एक बड़ा समय माना जाता है। पहले कांग्रेस का ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन इस दशक में क्या हो गया, उसकी पकड़ कुछ राज्यों में कमज़ोर होने लगी क्योंकि वहाँ पे क्या हो गए थे, नए नए क्षेत्रीय दल उभरने लगे थे और विपक्षी पार्टियां जो है वो मजबूत होने लगी थी। तो ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, विपक्ष अगर मजबूत बनने लगता है तो सरकार की छोटी छोटी कमियों को भी लोगों के सामने लाना शुरू कर देता है। अभी मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। कांग्रेस का दबदबा पर कमज़ोर पड़ना शुरू हुआ, दबदबा कम हो गया और कमज़ोर होने लगी। 1970 की शुरुआत में कांग्रेस ने राज्यों में राज किया। 1969 में कांग्रेस टूट गई जिससे कमज़ोरी आ गई कांग्रेस में। कई जगह कांग्रेस हारने भी लगी। गैर कांग्रेसी पार्टियों का उभार। कांग्रेस को हराने के लिए दूसरी पार्टियों ने एक साथ आकर चुनाव लड़ा। इसे गैर कांग्रेसवाद कहा गया क्योंकि अब इसमें कांग्रेस से अकेली नहीं थी, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। क्षेत्रीय पार्टियों का बढ़ना। राज्यों में अपने अपने मुद्दों पर नई पार्टियां बन गई। कोई भाषा के आधार पर बन गई, कोई जाति के आधार पर बन गई। इस तरह जैसे तमिलनाडु में डीएमके और AIADMK, पंजाब में अकाली दल और असम में असम आंदोलन की शुरुआत। केंद्र और राज्य में तनातनी। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में सरकार गिराई और राष्ट्रपति शासन लगाया। इससे क्या हुआ, इससे राज्यों और केंद्रों के बीच जो रिश्ते थे वो खराब हो गए। जाति और धर्म की राजनीति की शुरुआत हो गई। कई पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे। पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे थे वो उभरने लगे। आपातकाल का भी असर हुआ 1975 और 77 में जो था। 1975 में आपातकाल लगने से क्या हो गया, विपक्ष नेता जेल में भेज दिए गए। राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां एकदम रुक गई और 1977 में आपातकाल खत्म होने पर चुनाव में कांग्रेस कई राज्यों में हार गई। कारण क्या था, आपातकाल। आंदोलनों का असर देखते हैं तो किसानों और मजदूरों ने आंदोलन किए। सरकारों पर गरीबों के हक में फैसले लेने का दबाव बढ़ गया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि 1970 के दशक में राज्यों की राजनीति में कांग्रेस की पकड़ जो है वो कमज़ोर हुई। क्षेत्रीय पार्टियां और विपक्ष मजबूत हुए। केंद्र और राज्यों में जो है विवाद बढ़ गया। जाति, धर्म और क्षेत्रीय मुद्दों पर क्या हो गया, राजनीति बढ़ गई। आपातकाल ने क्या कर दिया, राजनीति को बदल ही दिया। इस कैसे, क्योंकि कांग्रेस का जो है हारना शुरू हो गया, कमज़ोर पड़ गई, कई राज्यों में हार गई थी ना। तो इस प्रकार ये दशक राज्यों में नई राजनीति की शुरुआत का समय था। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राज्य राजनीति पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें बताएंगे कि पहले वैश्वीकरण क्या है।
दुनिया के देशों का जो आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जो जुड़ाव है, जो जुड़ गए हैं, उसको बोलते हैं। फिर बाजारों का खुलना, विदेशी निवेश का आना, संचार और तकनीकी का विकास होना, ये सब किसके अंदर आता है? वैश्वीकरण के अंदर। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू हुई, जिसने केंद्र के साथ राज्यों को भी प्रभावित किया। राज्य राजनीति पर वैश्वीकरण का प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र में राज्यों की भूमिका बढ़ी। वैश्वीकरण के बाद राज्यों ने विदेशी निवेश लाने, उद्योग लगाने और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर ध्यान देना शुरू किया। क्या कर दिया? विदेशी निवेश आया, उद्योग लगाए नए नए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और विकसित किए, इसकी तरफ और ज़्यादा ध्यान देना भी शुरू किया। राज्य सरकारें अब क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा में आकर निवेश आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। वो राज्य उससे ज़्यादा, वो राज्य उससे ज़्यादा, क्योंकि वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मच गई। क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। जो राज्य विकसित थे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, वहाँ अधिक निवेश आया, और गरीब राज्य जैसे बिहार, झारखंड में निवेश कम आया, जिससे क्या हो गया? राज्य में असमानता बढ़ गई। राज्य स्तर पर नई आर्थिक नीतियाँ। राज्यों ने नई औद्योगिक नीति, आईटी नीति, पर्यटन नीति आदि बनाई, ताकि विदेशी और घरेलू निवेश को क्या मिले? बढ़ावा दिया जा सके। उदारीकरण ने राज्य सरकारों को राजस्व बढ़ाने के नए तरीके अपनाने पर मजबूर भी किया। राजनीति में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। राज्य अब निवेश लाने के लिए क्या करते थे? केंद्र और अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। राज्यों में राजनीतिक दल निवेश, रोजगार और विकास के वादे करने लगे। श्रम कानूनों में बदलाव की मांग होने लगी। वैश्वीकरण के कारण उद्योगपतियों ने श्रम कानूनों में ढील देने की मांग की। राज्य सरकारों ने औद्योगिक विकास के लिए कुछ श्रम सुधार किए, जिससे क्या हुआ? श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों पर असर पड़ा। राज्य में सामाजिक क्षेत्र पर दबाव। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसी सेवाओं में निजीकरण बढ़ा। गरीब वर्ग के लिए यह सेवा महंगी हो गई, जिससे राज्य स्तर पर विरोध भी हुआ। क्षेत्रीय पहचान और संस्कृति पर प्रभाव। वैश्वीकरण ने उपभोक्तावाद और विदेशी संस्कृति के प्रभाव को बढ़ाया। राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति की रक्षा को लेकर चिंता बढ़ी, जिससे सांस्कृतिक आधारित राजनीति भी उभरी। आलोचनात्मक दृष्टि देखें तो सबसे पहले इसका सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़े। विदेशी निवेश से राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी विकास हुआ। राज्य सरकारें विकासोन्मुख नीतियां बनाने में सक्रिय हो गई। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो राज्य में अमीर गरीब राज्यों के बीच असमानता बढ़ी। श्रमिकों के अधिकारों में कटौती हो गई। कृषि पर प्रभाव पड़ा और किसानों की स्थिति कमजोर हो गई। निजीकरण और उपभोक्तावाद ने संस्कृति पर असर डाला। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि वैश्वीकरण ने भारत में राज्य राजनीति की दिशा को आर्थिक विकास केंद्रित बना दिया, जिससे राज्यों में प्रतिस्पर्धा और विकास की नीतियों में तेजी आई। लेकिन इसके साथ साथ असमानता, गरीब राज्यों की उपेक्षा, श्रमिकों और किसानों की समस्याएं भी सामने आई, जिससे राज्यों को विकास और सामाजिक न्याय में संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य दलीय व्यवस्थाओं का विकास राष्ट्रीय दलीय व्यवस्थाओं के साथ नज़दीकी संबंधों और कार्यकलाप से हुआ, इस बात पे चर्चा करनी है। तो इसमें इंट्रो में लिखेंगे कि भारत में चुनाव और राजनीति दो स्तर पर दल काम करते हैं। चुनाव और राजनीति में कितने स्तर पर? दो स्तर पर। पहला है अपना राष्ट्रीय स्तर, यानी कि सारा देश। फिर है अपना राज्य स्तर, यानी कि हर राज्य में अलग चुनाव और उसके मुद्दे। भारत में राज्य के दलों का विकास हुआ और उनके काम करने का तरीका और उनकी शक्ति राष्ट्रीय दलों और राजनीति से जुड़ी रही। तो मतलब क्या है, जैसे राष्ट्रीय राजनीति बदली है ना, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति जिस तरीके से बदलती गई,
वैसे ही राज्यों में भी क्या हो गया, दलीय राजनीति में बदलाव होते चले गए। राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था का असर राज्यों पे क्या पड़ा? देखो, शुरुआती समय में क्या हुआ, कांग्रेस का दबदबा था, पता है ना आपको। तो 1947 के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में सबसे मजबूत पार्टी रही। राज्यों में अलग से पार्टियां नहीं के बराबर ही थी नहीं, समझ लो, जो छोटी मोटी थी उनका कोई ऐसा कुछ खास प्रभाव था नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राष्ट्रीय मुद्दों ने राज्यों को प्रभावित किया। जैसे गरीबी हटाओ का नारा लगा ना 1971 में, फिर आपातकाल लग गया 75 से 77, मंडल आयोग आया 1990 में। इन सब आदि ऐसी ऐसी चीज़ों से क्या हो गया, राज्यों का जो राजनीतिक माहौल है वो बदलने लगा। राष्ट्रीय चुनाव में हार जीत का असर राज्यों पे भी पड़ा। 1977 में जनता पार्टी की जीत से कई राज्यों में कांग्रेस हार गई और 1989 में कांग्रेस कमजोर हुई, राज्यों में नई पार्टियां मजबूत हुई और 2014 में भाजपा के आने के बाद कई राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाई। राज्यों में दल कैसे विकसित हुए? शुरू में क्या हुआ, राज्य की राजनीति पर राष्ट्रीय राजनीति का सीधा असर था। राज्य के मुद्दे उतने उभर कर सामने नहीं आते थे जितने आने चाहिए थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राज्यों के लोग अपनी भाषा, संस्कृति, पहचान और स्थानीय मुद्दों के लिए पार्टियां बनाने लगे, क्योंकि उनको लगा कि इस तरीके से क्या होगा, ऐसे तो हमारे जो राज्य हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होंगी नहीं, जो उनकी डिमांड है। तो क्या हो गया, राज्यों पे भी फिर धीरे धीरे पार्टियां बननी स्टार्ट हो गई। इससे क्या हो गया, क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ। जैसे कि तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके, महाराष्ट्र में शिवसेना बनी, पंजाब में अकाली दल, बिहार में राजद, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा। लेकिन इन क्षेत्रीय पार्टियों ने भी राष्ट्रीय दलों जैसे कांग्रेस और भाजपा से गठबंधन किया ताकि राज्य और केंद्र में सरकार चला सके, दोनों स्तरों पर। अब नज़दीकी संबंध कैसे बने? गठबंधन की राजनीति से। 1989 के बाद केंद्र में गठबंधन सरकारें बनने लगी। राज्यों की पार्टियां केंद्र में सरकार बनाने में क्या हो गया, राज्यों की पार्टियां जो राज्य में पार्टियां थी वो केंद्र में सरकार बनाना ज़रूरी समझने लगी। क्यों? क्योंकि उनको लगा जब राज्य के मुद्दे केंद्र लेवल पे जाएंगे तो और ज़्यादा असर पड़ेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो इन मुद्दों का समाधान कर पाएंगे। उदाहरण के लिए यूपीए में डीएमके, एनसीपी जैसे राज्य दल शामिल थे। एनडीए में अकाली दल, जद यानी कि यू जैसे राज्य दल शामिल हुए। नीतियों का क्या असर पड़ा? जब केंद्र सरकार कोई नीति लाती है जैसे जीएसटी, कृषि कानून, राज्य में उसकी राजनीति पर असर पड़ता है। राज्य के चुनाव में ये मुद्दे भी चुनावी मुद्दे बन जाते हैं। अब नेतृत्व का क्या प्रभाव है? केंद्र के नेता जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी राज्य चुनाव में प्रचार कर माहौल बना देते हैं। वोटर का व्यवहार, कभी कभी लोग लोकसभा और विधानसभा दोनों में एक ही पार्टी को वोट देते हैं, जिससे राज्य और केंद्र की राजनीति जुड़ जाती है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि राज्यों की राजनीति और दलों का विकास राष्ट्रीय राजनीति और दलों के साथ गहराई से जुड़ा रहा। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में राज्यों में दलों के विकास की दिशा तय की। राज्यों की पार्टियों ने राष्ट्रीय राजनीति में भी योगदान दिया और केंद्र की सरकारें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह भारत में राज्य दलीय व्यवस्था और राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, है ना। कैसे? क्योंकि जब क्षेत्रीय दलों को भी शक्ति मिलती है तो क्या होता है, किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण को। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है? शक्ति का विकेंद्रीकरण। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वो है, जाति समूहों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विषय में राष्ट्रवादी प्रक्रिया की प्रकृति क्या थी? विस्तार से बताएं। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? औपनिवेशिक भारत में जाति और धार्मिक विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से और गहरा हुआ।
राष्ट्रवादियों का उद्देश्य था सभी भारतीयों को एक मंच पर लाना ताकि स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया जा सके। इसके बावजूद जातिगत समूहों और धार्मिक अल्पसंख्यकों ने अपनी अलग समस्याएं और चिंताएं थी। क्या जाति समूहों के प्रति जाति विभाजन को समाप्त करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने जाति प्रथा को सामाजिक एकता में क्या माना, बाधा माना। किसने? अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने। अब गांधी जी ने हरिजन आंदोलन शुरू किया था। क्यों? छुआछूत को समाप्त करने के लिए ये एक प्रयास था। सभी वर्गों को संग्राम में शामिल करने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में नीची जातियों, किसानों और श्रमिक वर्गों की भागीदारी बढ़ाई गई। 1920 और 1930 के आंदोलनों में दलित और पिछड़े वर्ग शामिल हुए। सामाजिक सुधार और शिक्षा पर बल। राष्ट्रवादियों ने शिक्षा और सामाजिक सुधारों को जातिगत भेदभाव मिटाने का माध्यम माना, है ना। क्यों? ताकि शिक्षा मिले और समाज में सुधार होगा तो उनको बताया जाएगा कि जो इंसान है बराबर हैं, सारे काम काज बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब समान है ना। सीमाएं भी रही इसकी, जैसे उच्च जाति नेतृत्व के कारण कई बार दलित वर्गों की समस्याएं उचित रूप से सामने आ ही नहीं पाई। दलित नेताओं जैसे अंबेडकर ने कांग्रेस की सीमाओं की आलोचना की और स्वतंत्र पहचान की मांग की। धार्मिक अल्पसंख्यकों को राष्ट्रवाद में शामिल करने का प्रयास। कांग्रेस ने प्रारंभिक दौर से ही हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। 1916 में लखनऊ समझौता कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच से साझा संघर्ष की दिशा बनी। अल्पसंख्यकों की विशेष समस्याओं पर ध्यान। मुस्लिम, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों और पहचान को सुरक्षित करने का आश्वासन दिया गया। कांग्रेस ने धार्मिक स्वतंत्रता और उनके धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा का समर्थन किया। हिंदू मुस्लिम एकता की चुनौतियां। समय के साथ सांप्रदायिक राजनीति उभरने लगी। मुस्लिम लीग ने अलग पहचान की मांग उठाई। अंग्रेजों ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ? धार्मिक विभाजन बढ़ा। अंग्रेजों ने तो शुरू से आखिरी तक एक ही काम किया था, फूट डालो, राज करो। जैसे ही अंग्रेजों की नीति इंडियंस को समझ में आई और उन्होंने एकता बनाई, हिंदू मुस्लिम सब साथ हो गए, तो तुरंत ही अंग्रेजों से छुटकारा मिल गया, है ना। तो जरूरी क्या है? भारत जैसे देश में जरूरी है एकता। और आपको भी पता है भारत देश में अगर मतभेद होता भी है तो दो धर्मों के बीच ज़्यादा होता है, हिंदू और मुस्लिम्स को लेकर। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी सबसे पहले अगर कोई भी काम करती है, किसी चीज़ पे भी राजनीति करती है, तो सबसे पहले क्या करती है? इन दोनों धर्मों के बीच फूट डाल देती है ना। तो क्या होता है? लोग आपस में लड़ने लगते हैं और जो अहम मुद्दे हैं जैसे रोजगार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, महंगाई हो गई, पानी, बिजली, इन सब समस्याओं से हटकर आपस में ही लगे रहते हैं। राष्ट्रवादी और सांप्रदायिकता में संघर्ष। कांग्रेस ने धार्मिक एकता बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन कई मौकों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। विभाजन के समय राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया कमजोर पड़ी और भारत का बंटवारा हुआ। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया समग्र रूप से समावेशी थी, जिसका उद्देश्य जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना था। फिर भी व्यवहारिक स्तर पर कई बाधाएं आई, जैसे जातिगत भेदभाव की समाप्ति में कठिनाई और धार्मिक विभाजन की राजनीति। राष्ट्रवादियों ने अंततः यह समझा कि सच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त कर एक समान नागरिकता की भावना जरूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम अपना अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वो है, उन कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिनके कारण भारत में बहुदलीय प्रणाली का विकास हुआ। तो
इंट्रो में लिख देंगे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद शुरू में कांग्रेस का प्रभुत्व था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, बहुदलीय प्रणाली का विकास हुआ। मतलब बहुत सारे दल उभरने लगे, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई पार्टियां सक्रिय हुई। राष्ट्रीय पार्टियां भी बनी, क्षेत्रीय पार्टियां भी बनी। और बहुदलीय प्रणाली का अर्थ क्या है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां सत्ता के लिए कई दल क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, और एक से अधिक दल सत्ता में भागीदारी करते हैं। मतलब एक से अधिक दल कैसे, जैसे एक राज्य में कोई दल, दूसरे राज्य में कोई दल, तीसरे राज्य में कोई दल, ऐसे अलग अलग राज्यों में। भारत में बहुदलीय प्रणाली के जन्म के कारण क्या है? सबसे पहले सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता जो है, भारत में विभिन्न भाषाएं हैं, धर्म हैं, जाति हैं, क्षेत्रीय पहचान के भी मौजूद हैं। तो ये विविधताएं क्या हैं, राजनीतिक अभिव्यक्ति चाहती हैं कई, जिससे विभिन्न क्षेत्रीय और जातीय आधारित दल उभरने लगे। क्योंकि इन विविधताओं के कारण कई बार क्या हो जाता है, किसी क्षेत्र में किसी भाषा विशेष के लोग ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, किसी धर्म विशेष के लोग ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, किसी जाति विशेष के लोग ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो जो लोग कम होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको फील होता है दबा हुआ, कुचला हुआ। उनको लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है, उनकी पहचान को समाप्त किया जा रहा है, उनकी भाषा को मिटाया जा रहा है। तो क्या करते हैं ये लोग, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी जाति को संरक्षित करने के लिए एकजुट होकर फिर एक पार्टी का निर्माण कर लेते हैं। क्योंकि इनका मानना है, क्या मानना होता है कि अगर ये राजनीतिक पार्टियों से अगर जुड़ जाते हैं, राजनीति से जुड़ जाते हैं, तो इनकी समस्याओं के समाधान जल्दी होंगे। उदाहरण के लिए अपनी द्रविड़ पार्टी है ना, डीएमके, और एआईएडीएमके, शिवसेना, अकाली दल आदि। शिवसेना कहाँ है, महाराष्ट्र में, और अकाली दल पंजाब में। संघीय ढांचा और क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय संविधान ने राज्यों को विशेष पहचान दी। राज्यों में क्षेत्रीय मुद्दों के लिए क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ। उदाहरण, तेलंगाना आंदोलन से टीआरएस, असम आंदोलन से एजीपी, पंजाब में अकाली दल आदि। कांग्रेस का आंतरिक कमजोर होना, कैसे, 1967 और विशेषकर 1977 के बाद कांग्रेस में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था ना, नरमपंथी और गरमपंथी में। इसके कारण नए दल बने, जैसे कांग्रेस आई, तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस का कमजोर होना विपक्ष के लिए एक अवसर बन गया। विपक्ष की एकता और नए विकल्पों की तलाश, जनता पार्टी, जनता दल, समाजवादी पार्टी जैसे विकल्प उभरे। मतदाताओं ने विकल्प खोजने के लिए क्षेत्रीय और वैकल्पिक पार्टियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। क्योंकि जब लोगों को दिखेगा कि यही आपस में ही इनकी नहीं बन रही, तो ये बाकी मुद्दों पे ध्यान कैसे देंगे। तो अगर सामने ऑप्शन होता है तो लोग उस ऑप्शन में से चुनेंगे। जब ऑप्शन ही नहीं होगा तो उसी को चुनेंगे, लेकिन ऑप्शन होगा तो देखेंगे कि अगर ये काम अच्छे से नहीं कर रहा तो हम अगली पार्टी को मौका देंगे। वैचारिक विविधता, वामपंथ, दक्षिणपंथ, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रीय अस्मिता जैसे विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर नए दल बने। उदाहरण, सीपीआई, सीपीआईएम, बीजेपी, बीएसपी, एसपी आदि का विकास। चुनाव प्रणाली का योगदान, भारत में एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, जिससे क्षेत्रीय और छोटे दल भी जीतकर विधानसभा और संसद पहुंच सकते हैं। इससे विभिन्न विचारों वाले दलों को राजनीति जगह मिली। सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, दलित आंदोलन, किसान आंदोलन जैसे आंदोलनों ने नए सामाजिक दलों को बीएसपी यानी कि दलित आंदोलन से, आरजेडी और एसपी पिछड़ा वर्ग आंदोलन जैसे दल बने। गठबंधन राजनीति का विकास, 1989 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारें बनने लगी। इससे छोटे और क्षेत्रीय दल भी सत्ता में भागीदार बनने लगे, जिससे बहुदलीय प्रणाली को स्थायित्व मिला।
अब इसका परीक्षण करते हैं। समालोचनात्मक परीक्षण में पहले इसके सकारात्मक पक्ष देखते हैं। यह प्रणाली विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों की आवाज लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुनाई देती है। केंद्र और राज्यों में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। बात करें इसके नकारात्मक पक्ष की, तो स्थिरता की समस्या। गठबंधन सरकारें बार बार गिर सकती हैं। नीतिगत निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। क्षेत्रीय और संकीर्ण स्वार्थ के कारण राष्ट्रीय मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसके निष्कर्ष में लिख देंगे कि भारत में बहुदलीय प्रणाली के जन्म के पीछे सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक विविधता है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संघीय ढांचा है, कांग्रेस का कमजोर होना है, विभिन्न विचारधाराओं की उपस्थितियां हैं, चुनाव प्रणाली और गठबंधन राजनीति है जैसे कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ये प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की विविधता को दर्शाती है, लेकिन इसके कारण उत्पन्न स्थिरता और नीति निर्माण की समस्याओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भविष्य में इस प्रणाली को सफल बनाए रखने के लिए संतुलित गठबंधन राजनीति और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता जरूरी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको छोड़ के जाना आप बिल्कुल भी छोड़ के जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वैसे भी इसमें मैंने इम्पोर्टेंट सिर्फ उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ पॉइंट्स बताए हैं। इससे क्या मदद मिलती है आपको, जो आपके बुक की डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है उसको समझने में मदद मिलती है। सिर्फ इसको देख के आंसर बना पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको सुन लो, उसके बाद अपने बुक में से इन क्वेश्चंस को रीड कर लो, तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहें GK Bank। थैंक यू।